अब तक आपने आंकड़ों को वर्गीकृत कर सारणी के रूप में संक्षेपण करना सीखा है, साथ ही उसके आलेखों एवं आरेखों का अध्ययन किया है। परंतु जब आंकड़े दो या दो से अधिक स्थानों से अथवा भिन्न भिन्न परिस्थितियों में एकत्रित किए गए हों तो केवल सारणियन द्वारा उनका तुलनात्मक अध्ययन करना संभव नहीं है। इन आंकड़ों को समग्र रूप में प्रदर्शित करने हेतु हमें सांख्यिकी माध्य की आवश्यकता हुई। तो इस व्याख्यान में हम देखेंगे कि सांख्यिकी माध्य क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है, माध्य के उद्देश्य, सांख्यिकी माध्य के गुण और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के जो प्रकार हैं, समांतर माध्य, हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य। लेकिन आपके जो सिलेबस में जो चीजें है, जैसे कि समांतर माध्य है, मध्यिका और बहुलक, इसका हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। जब कोई संख्या जो किसी समूह विशेष के सभी आंकड़ों का सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रतिनिधित्व करती है तो वह सांख्यिकी माध्य कहलाती है। किसी भी समूह के आंकड़ों में एक प्रवृत्ति होती है कि वे एक ही जो अपने समूह के मध्य या उसके आसपास वितरित होती है। आंकड़ों की इस प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति अथवा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। माध्य के उद्देश्य, माध्य द्वारा आंकड़ों के संग्रह अथवा संग्रहों का विश्लेषण किया जा सकता है। इसके द्वारा दो या दो से अधिक आंकड़ों के संग्रह का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। इसके द्वारा एक विशाल तथा अबोधगम्य आंकड़ों का संग्रह सरल एवं संक्षिप्त हो जाता है। इसके द्वारा आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति को संख्यात्मक रूप में प्रकट किया जाता है। अब देखते हैं सांख्यिकी माध्य के गुण क्या होते हैं। माध्य दृढ़तः परिभाषित होना चाहिए, अर्थात इसकी जो परिभाषा है वो स्पष्ट शब्दों में की जानी चाहिए। दूसरा, माध्य समस्त निरीक्षणों पर आधारित होना चाहिए, अन्यथा संपूर्ण समष्टि के गुणों का प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ होगी। माध्य का गणना सरलता व शीघ्रता से होना चाहिए। माध्य की प्रवृत्ति सरलता से बोधगम्य होनी चाहिए। माध्य को बीजगणितीय विवेचना के योग्य होनी चाहिए। तो ये कुछ गुण हैं जो कि सांख्यिकी माध्य के होने ही चाहिए। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के प्रकार हम देखते हैं। जनरली सामान्यतः इसके 5 प्रकार हैं, जो कि समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य है। पहले के 3 जो हैं उसका अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। पहला है समांतर माध्य। समांतर माध्य वह मान है जो समस्त मानों का योग निकालकर उसकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। सामान्य अंकगणित में इसे हम औसत के नाम से भी जानते हैं और समांतर माध्य सांख्यिकी में इसे समांतर माध्य या केवल माध्य कहा जाता है। माध्य ज्ञात करने की विधि देखते हैं। पहला है जब आंकड़े अवर्गीकृत हो, यदि चर राशि हो और उनका समांतर माध्य में ज्ञात करना हो, जैसे कि x1, x2, x3 ये चर राशियां हैं, तो इसका अगर समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो चर राशियों का हम योग करेंगे। देखिए x1, x2, x3 अप टू xn, और जितने पदों की संख्या है उससे हम भाग देंगे, तो इसे हमें उस आंकड़ों का समांतर माध्य प्राप्त हो जाएगा। इसे x बार से प्रदर्शित करते हैं। तो एक और प्रश्न है जहां पर दिया गया है कि गणित विषय में 15 विद्यार्थियों के प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं, तो इन अंकों से हमें अंकों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। और हम जानते हैं कि समांतर माध्य क्या होता है, सारी संख्याओं को पहले जोड़ेंगे और जितनी संख्याएं हैं उस संख्या से हम उसे भाग देंगे। तो देखिए 89, 72, 63 इस तरीके से अप टू 86 सारे दिए गए अंकों को हमने जोड़ा और कुल 15 विद्यार्थियों के अंक दिए गए, तो उससे हमने 15 से भाग दिया। तो इस तरीके से हमें इस आंकड़े के लिए समांतर माध्य प्राप्त हुआ 68.3। दूसरा है समांतर माध्य ज्ञात करने की विधि जब आंकड़े अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध हो, अर्थात जब चर तथा उनकी संगत आवृत्तियां दी गई हो तो उसे कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए देखिए f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 अप टू fn xn डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू fn, ये हमें निकालना होता है। तो इसका मतलब क्या है कि समांतर माध्य जो है वो आवृत्ति एवं पद मूल्य के गुणनफल का बीजीय योग, उसे हम भाग दे दें यदि बारंबारताओं के योग से, तो हमें उस सारणी का समांतर माध्य प्राप्त हो जाएगा। तो सिग्मा का तात्पर्य यहां पर योग से है, जहां पर x जो है चर राशि है और f चर x की संगत बारंबारता है और n जो है वो सभी बारंबारताओं का योगफल है। तो प्रश्न में दिया गया है कि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अकलतरा की छात्राओं का वर्ष 2007 में गणित में प्राप्तांक निम्नानुसार है। इन अंकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है
कि 70 अंक प्राप्त करने वाले 5 विद्यार्थी हैं, 55 अंक प्राप्त करने वाले 5 विद्यार्थी हैं, 60 अंक प्राप्त करने वाले 4 विद्यार्थी हैं, 52 अंक प्राप्त करने वाले 7 विद्यार्थी हैं, 63 अंक प्राप्त करने वाले 6 विद्यार्थी हैं, 75 अंक प्राप्त करने वाले 2 विद्यार्थी हैं और 68 अंक प्राप्त करने वाले 3 विद्यार्थी हैं। तो इनका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका एक हम टेबल बना लेते हैं, जिसके एक कॉलम में होगा प्राप्तांक, दूसरे कॉलम में होगा विद्यार्थियों की संख्या और तीसरे कॉलम में इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। वो कुछ इस तरीके से, देखिए प्राप्तांक हमने लिखा, विद्यार्थियों की संख्या हमने f लिखा, x जो होगा प्राप्तांक x होगा, विद्यार्थियों की संख्या फ्रीक्वेंसी या f जिसे हम दर्शाते हैं, और इन दोनों का गुणनफल को fx से प्रदर्शित करेंगे। देखिए 70 गुणित 3 हमने किया है, हमें मिल गया 210, 55 गुणित 5 किया हमें मिल गया 275, 60 गुणित 4 किया 240, 72 गुणित 7 किया 364, 63 गुणित 6 किया 378, 75 गुणित 2 किया 150 और 68 गुणित 3 किया 201। तो देखिए विद्यार्थियों की संख्या है 3, 5, 4, 7, 6, 2 और 3, इन सबको जोड़ा हमें 30 प्राप्त हुआ। इसी तरीके से 210, 275, 240, 364, 378, 150 और 201 को जोड़ा हमें मिल गया 1821। अब अंकों का समांतर माध्य को x बार से प्रदर्शित करते हैं, जो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा का तात्पर्य है योग से है, तो सिग्मा एफ एक्स जो हमें यहाँ पे मिला था 1821 बटे सिग्मा एफ 30, इसको हमने हल किया तो हमें मिल गया 60.7 और यही इसका समांतर माध्य है। आगे देखते हैं समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियां। एक प्रत्यक्ष विधि है जिसमें x बार इक्वल टू हम लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ का ही प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पर जो चर x चर का पद ना होकर वर्ग अंतराल का मध्यमान है। तो और जो सिग्मा एफ एक्स है यहाँ पर प्रत्येक वर्ग अंतराल के मध्यमान तथा उसके संगत बारंबारताओं के गुणनफल का योग होता है, और n पूर्ववत जैसा कि पिछले में था बारंबारताओं का योगफल होता है। चलिए इसे आगे देखते हैं। तो ये एक वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। तो 0 से 10 का जो बारंबारता है वो 25 है। तो 0 से 10 की बारंबारता 25 है, 10 से 20 की बारंबारता 35 है, 20 से 30 की बारंबारता 70 है, 30 से 40 की बारंबारता 55 है, 40 से 50 की बारंबारता 30 है और 50 से 60 के बीच की बारंबारता 20 है। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जब वर्ग अंतराल के रूप में आंकड़े दिए गए हों तो उसका समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए टेबल कैसे बनाते हैं। एक कॉलम में होगा वर्ग अंतराल, दूसरे कॉलम में होगा बारंबारता और तीसरे कॉलम में जो वर्ग अंतराल दिया गया उसका मध्यमान होगा। तो 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 15, 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 25 एंड सो ऑन। और फिर बारंबारता और जो मध्यमान है उनका गुणनफल लेंगे। ये कुछ इस तरीके से, ये वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल का मध्यमान है, ये उसके संगत बारंबारताएं दी गई है और मध्यमान और बारंबारता का गुणनफल, जैसे कि 5 और 25 का गुणनफल 125, 15 और 35 का गुणनफल 525, 25 और 70 का गुणनफल 1750, 35 और 55 का गुणनफल 1925 और 45 और 30 का गुणनफल 1350 और 55 और 20 का गुणनफल 1100। तो इस तरीके से, तो इसे आगे हल करने के लिए हमें इन सब का योग लेना है। सिग्मा एफ जिसे हमने n से प्रदर्शित किया है तो हमें n मिल गया 235 और एफ एक्स के सारे पदों को हमने जोड़ लिया है तो जो हमें मिलेगा 6775। अब हमें इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है और हम जानते हैं कि x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ या एन ये हमें मिल जाएगा, इसको जब भाग देंगे तो मिल जाएगा 28.82, जो कि इस दिए गए बारंबारता बंटन सारणी का समांतर माध्य जो कि हमें ज्ञात करना था। अब देखते हैं बहुलक, या जिसे इंग्लिश में मॉड कहा जाता है। सांख्यिकी आंकड़ों में जिस पदों की आवृत्ति या फिर बारंबारता सबसे अधिक होती है वह पद बहुपद कहलाता है और बहुपद को हम MO से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहली बात यह कि इसमें कहा गया कि सबसे अधिक जिसकी बारंबारता होती है, तो जो दिए गया डेटा है उसे हम पहले बढ़ते या घटते क्रम में या फिर आरोही या अवरोही क्रम में हम उसे जमा लेंगे। उसके बाद हमें ये क्लियर या स्पष्ट दिखाई देगा कि कौन से पद की आवृत्ति सबसे अधिक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि बहुलक ज्ञात करने की जो विधियां होती है वो 2 विधियां होती है, जब आंकड़े अवर्गीकृत हो और दूसरा जब आंकड़े वर्गीकृत हो। तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया, इसमें कहा गया कि एक कक्षा में 10 छात्रों की आयु वर्षों में निम्नानुसार है, मतलब 8, 7, 9, 8, 10, 8, 11, 8, 7, 8। तो इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो देखिए कि 7 जो है इसमें 2 बार आया हुआ है, फिर 8 जो है वो
5 बार आया हुआ है और फिर 9, 10 और 11 ये एक एक बार आया हुआ है। तो देखिए कौन से ऐसा पद है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार हुई है, वो है 8। 8 जो है वहां पर 5 बार आया है। तो इस वजह से बहुलक की परिभाषा से इस दिए गए डेटा का या आंकड़ों का जो बहुलक होगा वो 8 होगा। दूसरा प्रश्न है, बहुलक जब आंकड़े वर्गीकृत हो तब हमें कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1, जहां पर L2 जो है वो बहुलक वर्ग की उच्च सीमा है, L1 जो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, F1 बहुलक वर्ग की आवृत्ति है, F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले आने वाले वर्ग की आवृत्ति है और F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाले वर्ग की आवृत्ति है। चलिए इसे प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। इसमें दिया गया एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में बहुत से गेंदबाजों द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या आंकड़ों की तालिका में दी गई है, इनका बहुलक ज्ञात करना है। देखिए विकेट की संख्या 0 से 50 ऐसे अंतराल में दिया गया, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250 और 250 से 300। और गेंदबाजों की कुल संख्या दी गई है 4, 5, 16, 12, 3 और 2। देखिए यहां पर सबसे अधिक आवृत्ति जो है वो 16 है, जो कि वर्ग अंतराल 100 से 150 है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे कि इसका जो बहुलक वर्ग है वो 100 से 150 का रेंज है और गेंदबाजों की जो कुल संख्या इसके संगत बारंबारता जो है वो 16 है। L2 बहुलक वर्ग की उच्च सीमा 150 है, L1 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 100 है, बहुलक वर्ग की आवृत्ति देखिए यहां पर 16 है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले आने वाले वर्ग की आवृत्ति 5 है और बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाले वर्ग की आवृत्ति 12 है, जिसे F2 से प्रदर्शित किया है हमने। अब इसे सूत्र में जितने सारे मान हमें मिले इसको हम रख देंगे। तो इस तरीके से हम इसे हल करेंगे। तो यहां पर देखिए L1 का मान 100 रखा गया है, फिर F1, F0, F1 का मान 16, F0 का मान 5, F1 का मान अगेन 16, F0 का मान 5 और F2 का मान 12 रखा गया है। अब L2 माइनस L1 150 में 100 को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 50, या फिर इसे वर्ग अंतराल भी कहा जा सकता है। और इसे जब आगे हमने हल किया तो हमें मिल गया 136.66, जो कि इस दिए गए आंकड़े का बहुलक है। अब आ जाते हैं मध्यिका पर या मीडियन। जब पदों को परिमाण के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तब बीच वाले पद को मध्यिका कहते हैं। यह चरमान का वह मान है जो पूरे श्रेणी को 2 बराबर भागों में बांटता है। आधे पद इससे छोटे और आधे पद इससे बड़े होते हैं। मध्यिका को MD से प्रदर्शित करते हैं। देखिए अब मध्यिका की गणना करने की विधि है। पहला, जब जो व्यक्तिगत श्रेणी में पदों की संख्या n विषम होता है तो मध्यिका जो होती है वो n+1/2 पद होती है। जब श्रेणी के पदों की संख्या n सम होती है तो मध्यिका जो है वो n/2 पद और n/2 प्लस 1वां पद जो होती है उन दोनों का मध्य पद होती है। इसका मतलब ये कि इन दोनों जो पद हमें मिलेंगे उसका हमें माध्य ले लेना है। सतत श्रेणी में सर्वप्रथम n/2 का मान ज्ञात करते हैं, फिर n/2 जिस संचयी बारंबारता के अंतर्गत वर्ग होता है यहां पर उसका सूत्र दिया गया, जैसे कि MD इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस F अपॉन F स्मॉल f इंटू I, जहां पर L1 जो है वो मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है, I जो है वो वर्ग अंतराल है जिसे हम उच्च सीमा ऋण निम्न सीमा लेकर हल करते हैं। फिर L2 जो है वो मध्यिका वर्ग की उच्च सीमा है, F जो है मध्यिका वर्ग की बारंबारता है स्मॉल f, और कैपिटल F मध्यिका वर्ग के से पूर्व बारंबारताओं का योग है। तो इन मध्यिका ज्ञात करने की जो विधियां दी गई है इसे हम आगे प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं। पहला, जब ये निम्नलिखित मानों की मध्यिका ज्ञात करना है, सीधे आंकड़े दिए गए 5, 10, 3, 7, 2, 9, 6, 2 और 11। तो सबसे पहली बात ये कि इसे आरोही क्रम में हम जमा लेते हैं, 2, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 और 11। अब देखिए कुल पदों की जो संख्या है वो 9 है, जो कि विषम संख्या है। अब जब विषम संख्या होती है तो n+1/2 पद जो होगा वो इसकी मध्यिका होगी। तो n के जगह हम 9 रखेंगे तो 9 धन 1 10 और 10 को 2 से भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 5। इसका मतलब है कि 5वां पद जो होगा वो इसकी मध्यिका होगी। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पद जो है वो 6 है। तो इस वजह से इस दिए गए आंकड़ों की जो मध्यिका होगी वो 6 होगी। अब एक अगला प्रश्न है, मध्यिका ज्ञात करना है फिर से।
30, 5, 21, 42, 13, 10, 27, 33, 17 और 8। तो सबसे पहले इसे आरोही क्रम में हम जमा लेते हैं बढ़ते हुए क्रम में। अब कुल पदों की संख्या जो है वो 10 है। अब जब कुल पदों की संख्या सम होती है तो n/2वां पद और n/2 + 1वां पद, इन दोनों का हम समांतर माध्य ले लेते हैं। देखिए n के बराबर जब 10 रखेंगे 10/2 5, पांचवा पद जो है 17 है। इसी तरीके से n/2 हमें मिल गया था 5, 5 + धन 1 6, तो छठवां पद जो कि 21 है। तो 17 और 21 का हम समांतर माध्य ले लेंगे, इसको जब हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 19। तो इस तरीके से इस दिए गए आंकड़ों की जो मध्यिका है वो 19 है। अब आंकड़े जो है वो वर्ग अंतराल के रूप में दिए गए हैं और हमें मध्यिका ज्ञात करनी है। 0 से 10 जो है प्राप्तांक है, उसमें विद्यार्थियों की संख्या 1 है। इसका मतलब यह है कि 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले 1 विद्यार्थी है, 10 से 20 अंक प्राप्त करने वाला 12 विद्यार्थी है, 20 से 30 अंक प्राप्त करने वाला 24 विद्यार्थी है, 30 से 40 के बीच में अंक प्राप्त करने वाला 32 विद्यार्थी है, 40 से 50 के बीच अंक प्राप्त करने वाला 10 विद्यार्थी है और 50 से 60 अंक प्राप्त करने वाला 5 विद्यार्थी है। तो हम संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। 1 का 1 हो जाएगा और 1 और 12 को जोड़ेंगे तो इस तरीके से 13 मिल जाएगा। जो 10 से 20 वर्ग अंतराल की जो संचयी बारंबारता है वो 13 है। अब 13 और 24 को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 37, जो कि 20 से 30 वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता है। 37 और 32 को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 69, जो कि 30 से 40 वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता है। और 69 और 10 को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 79, जो कि 40 से 50 वर्ग अंतराल की बारंबारता संचयी बारंबारता है। और 79 और 5 को जोड़ेंगे मिल जाएगा 84, जो कि 50 और 50 से 60 जो वर्ग अंतराल दी गई है उसकी संचयी बारंबारता है। तो सबसे पहली बात देखिए कि जो संचयी बारंबारता हमें अंत में मिली थी, या फिर जो विद्यार्थियों की संख्या का जो योग है वो हमें 84 मिला, जो कि सम है। और जब सम होता है तो इसका जो मध्य पद होगा n/2वां पद होगा। तो 42, अब देखिए ये जो 42 है वो वर्ग अंतराल 30, 40 संचयी बारंबारता देखिए 69 है और उसके जो फर्स्ट उसके पहले देखें तो 37 है। तो ये जो 42 है वो उसका वर्ग अंतराल जो 30 से 50 है। इसका मतलब ये कि मध्यिका वर्ग जो है वो 30 से 40 है। अब इसके लिए जो सूत्र है MD या मध्यिका बराबर L1 + n/2 - कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू I। देखिए मध्यिका वर्ग की जो निम्न सीमा है वो 30 है, वर्ग अंतराल जो है वो 10 है, मध्यिका वर्ग की उच्च सीमा 40 है और स्मॉल f या मध्यिका वर्ग की बारंबारता 32 है। ये देखिए मध्यिका वर्ग की बारंबारता 32 है। उसके बाद कैपिटल F मध्यिका वर्ग से पूर्व बारंबारताओं का योग, देखिए संचयी बारंबारता 37 है। अब आगे हमने इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर दिया है। अब जब इसे सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 31.56, जो इस दिए गए आंकड़ों का मध्यिका है, जो कि हमें ज्ञात करना था। अब आगे देखते हैं बहुलक मध्यिका और समांतर माध्य में क्या संबंध होता है। बहुलक जो होता है वो मध्यिका की 3 गुनी में समांतर माध्य के 2 गुने से का अंतर जो होता है वो बहुलक होता है। तो इसे हम लिखते हैं MO = 3 × MD - 2M। तो ये बहुलक मध्यिका और समांतर माध्य में संबंध है।